हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बार्क एनपीसीआईएल फिटर के एडवांस टेस्ट जो चल रहा था। इसमें हम लोग मॉडल पेपर 2 कर रहे हैं ना। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 करवा चुके हैं। 50-50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यहाँ पे मॉडल पेपर को बनाकर। अगर आप 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अब इस मॉडल पेपर 2 में टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन यानी कि 51 से लेकर टोटल 100 तक हम लोग चलेंगे, जिससे कि आपको मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, बार्क हो या एनपीसीआईएल हो, इनकी सिलेबस लगभग सेम होती है। और आप बार्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल सक्सेस कैरियर ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे अन्य ट्रेड के भी मॉक टेस्ट यहाँ पे डाल दिए गए हैं और साथ में स्टडी मटेरियल भी डाल दिया गया है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग प्ले स्टोर से सक्सेस कैरियर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ये सभी वैलिडिटी लगभग 1 साल के हैं, तो आप लोग मॉक टेस्ट अभी से लगा लीजिए जब तक एग्जाम नहीं होता है, आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। क्योंकि अचानक मॉक टेस्ट आप लेंगे एग्जाम टाइम तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जो मॉक टेस्ट बनाया गया है, सिलेबस को देखकर क्वेश्चन एकदम डाला गया है, ठीक है, तो आपको आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, एंगल प्लेट में स्लॉट दिया जाता है तो एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिया जाता है वो बोल्ट लगाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एंगल प्लेट के बारे में, यहाँ पे देख लीजिए एंगल प्लेट के बारे में। ये जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये है एंगल प्लेट। इसी में नट बोल्ट को कसने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप लोग पीछे पढ़े थे बोल्ट को लगाने के लिए। तो यहाँ पे बोल्ट को लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे बोल्ट को लगाया जाता है, यहाँ पे और कसा जाता है। तो एंगल प्लेट क्या है? ए प्लेट हैविंग एन एल शेप आर एंगुलर सेक्शन। ये शेप कैसा है आपको दिखाई दे रहा होगा, एल शेप आकार का है, इस प्रकार का, और ये 90 डिग्री का है। स्पेसिफिकली वन ऑफ टू इच प्लेट यूज टू क्लैंप एंड होल्ड वर्क इन द शेपर आर अदर मेटल वर्किंग मशीन। ये क्या करने के लिए? होल्ड करने के लिए, कार्य को होल्ड करने के लिए शेपर मेटल वर्किंग मशीन में प्रयोग किया जाता है इसका एंगल प्लेट का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, वी ब्लॉक जिन ग्रेड में उपलब्ध है वे हैं। तो देखिए, जो वी ब्लॉक ग्रेड होता है वो ए और बी ग्रेड में मिलते हैं, ठीक है। वी ब्लॉक जिन ग्रेड में होते हैं वो ए और बी ग्रेड में होते हैं, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, टिन के बारे में निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी सही है, ठीक है। यानी कि टिन की एक विशेषता बताना है। टिन उच्च तापमान सह सकता है? नहीं, टिन की जो तापमान क्षमता होती है वो कम होता है। टिन अधिकांश सोल्डर का मुख्य घटक है? ऐसा भी नहीं है, अधिकांश। अब देखिए, टिन से उसके बाद टिन इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक है। अच्छा सुचालक कौन होता है? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक सोना और चांदी होती है। टिन संक्षारण प्रतिरोधी होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और यहाँ पे सही पूछा हुआ है। तो आपको देखने में लगेगा चारों ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही होता है ये टिन बना लीजिएगा। जो टिन होता है वो संक्षारण प्रतिरोधी होता है, उसमें जंग नहीं लगता है, कोरोजन रेजिस्टेंट धातु होता है टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्रॉस पिन हैमर का पिन है। तो देखिए क्रॉस पिन हैमर कैसा होता है देख लीजिए। ये है क्रॉस पिन हैमर और ये हैंडल के साथ कैसे लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो बताएंगे ये कैसे लगा हुआ है। तो ये हैंडल की ओर मुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है? हैंडल की ओर मुड़ा हुआ होता है। हैंडल के साथ कोण नहीं बनाता है, हैंडल के साथ सीधा नहीं होता है, हैंडल के साथ क्रॉस नहीं होता है। देख लीजिए फिगर, ये हैंडल के साथ यहाँ पे क्या है, हैंडल के साथ क्या है ये, तो ये मुड़ा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापने वाला टूल है। देखिए, ऐसे टूल जो हम लोग मापने के लिए लेते हैं डायरेक्टली, जैसे मीटर, घर में इंची टेप होता है जो दर्जी वगैरह के यहाँ देखे होंगे, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट माप ले लेते हैं। तो स्टील रूल जो होता है हमारे टूल्स में, स्टील रूल जो होता है, जैसे आप लोग स्टील रूल इस प्रकार आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे नंबर लिखा होता है 0 1, ये ऐसे ऐसे बना होता है। तो ये क्या है? ये स्टील रूल है, ठीक है। और ये डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष मापी यंत्र है।
सॉरी मापक प्रत्यक्ष मापन टूल है। बाकी ट्राई स्क्वायर हो गया, इससे प्रत्यक्ष आपको माप नहीं ले सकते। स्ट्रेट एज, रिंग एज, ये अप्रत्यक्ष मापी टूल है, याद रखिएगा। बाकी प्रत्यक्ष टूल कौन सा है, तो हमारा स्टील रूल प्रत्यक्ष टूल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। न्यूनतम माप जो एक स्टील रूल के साथ पढ़ा जा सकता है, ठीक है, न्यूनतम जो पढ़ा जा सकता है वो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.50 मिलीमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर दिया हुआ है। एक ट्राई स्क्वायर का जो कोण होता है, कोण की जांच करने के लिए किया जाता है ना, एक ट्राई स्क्वायर का कोण की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए ट्राई स्क्वायर कैसे बना होता है, ट्राई स्क्वायर में यहाँ पे बना के दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा। कुछ इस प्रकार ट्राई स्क्वायर बना होता है, और ये कितने कोण को जांच करने के लिए, तो ये 90 डिग्री के कोण को जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किस लिए करते हैं ट्राई स्क्वायर का, तो सतह को जांचने के लिए, सतह की जांच के लिए भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा, सतह की जांच के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। न्यूनतम माप जो वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से पढ़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से जो पढ़ा जा सकता है उसे बोलते हैं लिस्ट काउंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर दिया हुआ है। मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर में एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है जिसे का पिच होता है, जिसका पिच होता है, तो मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर जो थ्रेडेड स्पिंडल होता है उसका पिच कितना होता है, तो उसका पिच रखा जाता है 0.50 mm रखा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर आपके सामने दिया हुआ है। माइक्रोमीटर के अंदर स्लीव पर मार्क हुए ग्रेजुएशन की रेंज कितनी होती है, तो माइक्रोमीटर के अंदर जो स्लीव पर मार्क हुई ग्रेजुएशन की रेंज होती है वो होता है 13 मिलीमीटर के आसपास होता है, ठीक है, 13 मिलीमीटर होता है ग्रेजुएशन की रेंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर दिया हुआ है कि एक वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर में 5 इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको 5 अंश मिनट पढ़ते हैं ना, और ऐसा अगर गोल बना होगा तो 5 अंश, और ऐसा होता है तो 5 मिनट। तो वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर में 5 मिनट लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मुख्य स्केल को विभाजित किया गया है, तो वो विभाजित किया जाता है वर्नियर स्केल पर 12 बराबर डिवीजन में, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 62 नंबर दिया है। कोण को 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग चलिए इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। देयर आर 7 टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, यानी कि 7 तरह के एंगल होते हैं। मैथमेटिक्स में भी यूज किए जाते हैं, या आपके फीटर में भी बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोई भी कोण बनाता है, तो अगर एक ये वाला है और दूसरा एक लाइन इसी पे है, तो ये कौन सा कोण बनाएगा, जीरो एंगल बनाएगा, जीरो इन मेजर, ठीक है, जीरो एंगल बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल का मान कितना होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए ये क्या है, 0, ये 45 डिग्री है, तो 90 अंश से कम इसको एक्यूट एंगल 90 अंश से कम होता है, याद रखिएगा 90 अंश से कम, तो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है समकोण। समकोण का मतलब जो 90 अंश के बराबर होगा, जो कोण 90 अंश के बराबर होता है, ठीक है, 90 अंश है, बराबर मतलब इसी के बराबर हो, 90 अंश का हो, वो राइट एंगल समकोण कहलाता है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब देखिए अधिक कोण इसे बोलते हैं ना, ऑब्ट्यूस एंगल को, और इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है, न्यून कोण। राइट एंगल को समकोण, समकोण, और ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। और अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे अभी, तो ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण बनेंगे तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, और 180 डिग्री से कम होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, और ये 180 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक 180 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, तो 90 मान लीजिए ये कोण था, और 45 और जोड़ेंगे, तो 90 से लेकर यानी कि इस वाले भाग से लेकर 180 डिग्री के बीच में पड़ेगा, तो ये कौन सा कोण होगा, तो ये होगा
अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। अब आता है कि अब देखिए इसी को मुड़ाते मुड़ाते अब यहाँ पे हम लागेंगे, यहाँ से चलते चलते अब यहाँ पे आएगा तो 180 डिग्री का जो कोण बनाएगा, देखिए स्ट्रेट एंगल कहलाता है। सीधा कोण बोलिए, सीधा या संपाती कोण बोलिए, सीधा कोण। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। मान लीजिए यहाँ से चला और यहाँ से, तो ये 180 डिग्री का जो कोण बना रहा है वो क्या कहलाएगा, सीधा कोण या संपाती कोण या स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा कोण देखिए जो 180 और 360 के बीच में, जैसे मान लीजिए ये आपको पता है ये कोण है, तो यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में कहीं भी ये आता है तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, ये पूरा एंगल जो घूम के मान लीजिए इस लाइन तक आ रहा है, तो ये 300 देखिए 180 से 360 के बीच में जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल मतलब वृहत कोण। अब आइए कंप्लीट एंगल। तो ऐसा एंगल जो एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले, यानी कि 360 डिग्री का कोण बना दे, वो कंप्लीट यानी कि पूर्ण कोण, पूर्ण कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आप लोग आंसर देंगे। ये फीटर का क्वेश्चन है। कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे, कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे कहा जाता है। तो 90 डिग्री से अभी हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है, 90 डिग्री से एक्यूट एंगल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 63 नंबर बताएंगे इसका आंसर। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस कूलेंट का उपयोग एल्युमिनियम वर्कपीस की रिमिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की वर्कपीस है उसको रिमिंग करने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है कूलेंट के लिए। एल्युमिनियम की जब भी रिमिंग की जाएगी, ठीक है, तो याद रखिएगा कूलेंट के रूप में मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर दिया है एक डबल कट फाइल का उपयोग किसके ऊपर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। तो डबल कट जो फाइल है उसको फाइलिंग करना है तो हम स्टील की फाइलिंग के लिए डबल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। स्टील करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दिया है सेकेंड कट फाइल किसका प्रकार है। तो सेकेंड कट फाइल किसका प्रकार है, तो ये ग्रेड का प्रकार है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है आमतौर पर देखा गया है कि एक ग्राइंडिंग व्हील का फेस कुछ समय के प्रयोग के बाद चमकदार और चिकना या ग्लेज्ड हो जाता है, जिसका कारण क्या है। तो ग्राइंडिंग व्हील जब हम लोग कुछ समय तक वर्क करते हैं तो जो चमकदार या चिकना या ग्लेज हो जाता है, जिसका कारण है व्हील का ग्रेड हार्ड होता है। नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो करेक्ट आंसर होगा सॉरी यही होगा, व्हील का ग्रेड हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कंट्रोल ई। देखिए देखेंगे जो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं कुछ समय के बाद चमकदार और चिकना और ग्लेज होता है, तो जो व्हील का ग्रेड होता है, मैं इसके बारे में डिटेल से आपको समझाऊंगा ग्रेड क्या होता है। तो व्हील का ग्रेड वो हार्ड हो जाने की वजह से वो ग्लेज हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को आगे मैं बता दूंगा, देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, आइए इसको समझा ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए व्हील की जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका ग्रेड वगैरह क्या होता है या स्पेसिफिकेशन, चलिए आगे ही देखेंगे, पहले सीरियल वाइज करते आ जा रहे हैं। 66 के बाद 67 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया ग्राइंडिंग मशीन में एक ग्राइंडिंग व्हील का ग्लेज हो जाना क्या कारण है। तो ग्लेज होने का जो कारण है वो क्या है, तो वो होता है ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्कपीस की स्पीड बहुत कम होता है, इसलिए ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर का देखेंगे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विट्रीफाइड बांड व्हील को संदर्भित करता है। तो विट्रीफाइड को संदर्भित करता है तो वो है गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा समझेंगे, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। ए से जेड तक निर्धारित करता है कि एक ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव का बांड कितना टाइट पकड़ता है। इनमें से कौन सा अधिक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। अब देखिए ग्राइंडिंग व्हील के यहाँ पे बांड देखिए, ए से लेकर जेड तक क्या होता है, बांड होता है। ए से लेकर जेड तक बांड होता है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा व्हील ग्रेड, यहाँ पे आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, व्हील की ग्रेड देखिए, जो ग्राइंडिंग व्हील है, यहाँ पे मैं ग्राइंडिंग व्हील लिख देता हूँ, ग्राइंडिंग व्हील। अब देखिए ग्राइंडिंग व्हील फ्रॉम ए शाफ्ट है,
टू जेड हार्ड है, यानी कि हम लोग ए से लेकर ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे एच आई जे के, ठीक है, डॉट 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 एक्स वाई जेड। तो याद रखिएगा यहाँ पे डिटरमाइन हाउ टाइटली द बॉन्ड होल्ड द एब्रेसिव, यानी कि जो एब्रेसिव मटेरियल है, एब्रेसिव का मतलब रेजिन बॉन्ड बनाएगा या कोई अन्य बॉन्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो कितना टाइटली बॉन्ड बनाएगा। तो ए से लेकर एच तक, ए से लेकर एच तक जो होता है वो सॉफ्टर होता है, सॉफ्टर स्ट्रक्चर बनाएगा ए से लेकर एच तक। उसके बाद एच के बाद क्या आएगा आई, तो आई से लेकर पी तक जो होगा वो मॉडरेट बॉन्ड बनाएगा, मॉडरेट स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद क्यू से लेकर जेड तक ये क्या बनाएगा, हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो यहीं पे अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है ए से जेड तक निर्धारित है कि एक ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव का बांड कितना टाइट पकड़ता है, इसमें सॉफ्टर कौन है। तो अब भी आप लोग देखें ए से लेकर एच तक क्या बनाता है, तो ये सॉफ्टर स्ट्रक्चर बनाता है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनाता है। आई से लेकर पी तक मॉडरेट, मीडियम यानी कि मध्य वाला जो है मॉडरेट वाला बनाता है। उसके बाद क्यू से लेकर जेड तक हार्ड वाला बनाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये देखिए, अगर आपके पास में इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ, इधर आप लोग समझेंगे, या रहने देता हूँ ना, देखिए इसी पे समझा देता हूँ। अगर आपको ग्राइंडिंग व्हील लेने जाएंगे तो उस पे ये वाला अंक आपको ऐसा लिखा हुआ दिखा मिलेगा, तो उसमें जो डबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एक्स वाई, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी ने बनाया है एब्रेसिव कोड दे देता है अपना, ठीक है, किसी किसी में ये नहीं भी रहता है। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है, तो ये एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव मटेरियल जैसे कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना है या सिलिकॉन कार्बाइड, जर्मेनियम या रेजिन, कौन सा बांड एब्रेसिव यूज हुआ है उसके बारे में होता है। अब यहाँ पे आपको ग्रेन साइज दिखाई देगा, ठीक है, उसके बाद आपको ग्रेड दिखाई देगा, उसके बाद स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसके बाद वी जो होगा बॉन्ड को दिखाई देगा, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड, ये भी ऑप्शनल है, ये नहीं भी रह सकता है, दोनों लास्ट वाला और लास्ट वाला ये और शुरू वाला ये दोनों ऑप्शनल है, हो मतलब कि जो ग्राइंडिंग व्हील पे कोडिंग दी जाती है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन जो बताया जाता है कि किसका उसका ग्रेड क्या है, कौन सा एब्रेसिव मटेरियल यूज हुआ है, ग्रेड क्या है, बॉन्ड क्या है, तो ये स्पेसिफिकेशन है ग्राइंडिंग व्हील का जो आपको लिखा मिलेगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। और एग्जाम में पूछ देता है, जैसे यहाँ पे डिनोट करके कोई नाम दे देगा, पूछेगा ग्रेड क्या है, तो यहाँ पे ग्रेड एम को दिखाया गया है। एम के बाद जो आएगा वो 4 जो है 4 5 13 ये स्ट्रक्चर को दिखाता है, और एम से पहले एब्रेसिव मटेरियल के बाद जो नंबर आता है वो ग्रेन की साइज को दिखाता है। ये नंबर आपको याद रखने हैं। बाकी आप लोगों को फिटर की फुल क्लासें यूट्यूब चैनल पे ली गई है, आप लोग उसको देख लेंगे ना तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोगों के सामने 70 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बताइए 70 नंबर का आंसर दिया है कि एक ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के लिए सॉरी कहाँ मेरा पेन है, ये है। तो एक ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के लिए प्रति पास इनफील्ड की गहराई यानी डेप्थ ऑफ इनफील्ड पर पास अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? डेप्थ ऑफ इनफील्ड पर पास के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 0.025 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। दिया है किसी ग्राइंडिंग मशीन में यदि ग्राइंडिंग व्हील कटिंग नहीं कर पाता है तो क्या समस्या हो सकती है? तो जो ग्राइंडिंग मशीन है उसमें ग्राइंडिंग व्हील कटिंग नहीं कर पाता है तो उसका जो कारण हो सकता है वो है ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज हो चुका होगा, ग्राइंडिंग व्हील ग्लेजिंग हो गई होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर। ठीक है, देखिए दिया हुआ है लकड़ी, कागज, कपड़े से लगने वाली आग किस श्रेणी में होती है? तो लकड़ी हो गया, कागज हो गया। यहाँ पे आपको याद रखिएगा ए बी सी डी। ठोस आप लोग पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये 3 पढ़े हैं ना। तो जो ए वाला श्रेणी का होगा उसमें ठोस चीजें आएंगी जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़े, ये कभी सभी क्या हैं? ठोस हैं। तो ये क्लास किस में जाएगा? क्लास ए में जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद बी, ए बी सी, ठोस, द्रव, गैस।
तो बी वाला किस में आएगा, द्रव वाला, जैसे लिक्विड से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन ऑयल हो गया। ये किस प्रकार का आग लगेगा, अगर इससे लगेगा तो ये बी क्लास में आएगा, बी क्लास का फायर है, बी क्लास के आगे हैं। उसके बाद गैस से लगी आग किस में आएगा, तो ये सी क्लास फायर में, सी प्रकार का जो आग होता है ना, क्लास सी आग, उसमें गैस से लगी आग, जैसे कि एलपीजी गैस, मेथेन गैस, बायोगैस, गैस से। और डी वाले में, डी वाली क्लास डी आग किस में आता है, तो इलेक्ट्रिक से लगी आग जो होती है। देखिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिक से लगी आग, ठीक है, तो क्लास डी में जाएगा। तो ये याद रखिएगा, किसी धातु में लगी आग, धातु में लगी आग, ये सभी क्लास डी में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लकड़ी, कागज, कपड़े, ये ठोस है, क्लास ए में जाएगा। बी में मैंने बता दिया, द्रव वाली आग आएंगी। सी आग में कौन सा आएगा, तो गैस से लगी आग। क्लास डी में इलेक्ट्रिक आग आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73 नंबर, ठीक है। दिया हुआ है, कौन सी अग्निशामक यंत्र कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन से भरा होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BCF। सबसे पहले तो आपको ये रखना है, कभी कभी एग्जाम में BCF यानी कि ब्रोमो क्लोरो और उसके बाद फ्लोरो, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है। या कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl, ठीक है। तो ये हैलोजन अग्निशामक यंत्र में होता है। ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन बोलिए, ये हैलोन अग्निशामक यंत्र में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 74 नंबर। दिया है, व्यावसायिक खतरों की श्रेणी में क्या है, यानी कि जो व्यवसाय में शोर, विषाक्त हो गया, अकुशल हो गया, बिना गार्ड मशीनरी, तो व्यवसायिक खतरा में क्या आ जाएगा, बिना जो गार्ड मशीन है, यानी कि मशीन पे कोई सुरक्षा नहीं है, वो वाला किसमें आ जाएगा, व्यवसायिक खतरों में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 75 नंबर। दिया हुआ है, एक घायल व्यक्ति के रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग को कैसे रोका जाएगा, पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर, घाव पर टिंचर लगाकर या घाव पर दबाव डालकर। तो देखिए कोई भी व्यक्ति यदि घायल हो जाता है और उसका ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि रक्तस्राव, खून बहने लगता है, तो उसे हम घाव पर दबाव डालकर हम लोग खून को रोकते हैं ना। बहुत से यहाँ पे ऑप्शन गलत करके आते हैं एग्जाम में, पट्टी बांध देंगे, पट्टी तो बाद में बांधा जाता है, मान लीजिए कहीं से खून बह रहा है लगातार, ठीक है, तो आप पट्टी बांधेंगे तो खून बहेगा, तो सबसे पहले होता है उसे दबा कर रखें। जब रक्त का स्राव थोड़ा कम हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे घाव दबाव डाल देता है। अब रक्त स्राव, यहाँ पे रक्त का थक्का कौन जमाता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का स्राव, मतलब कि अगर विटामिन के है आप में तो रक्त स्राव बहुत नहीं होगा, अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त स्राव अधिक होता है। ये डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं कि रक्त का थक्का जमता है, विटामिन के कारण रक्त का थक्का जम जाता है, जल्दी ब्लीडिंग होती है तो वो रुक जाएगा अगर विटामिन के आपके अंदर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, ठीक है। दिया हुआ है, नीचे चित्र में दिखाए गए साइन का नाम बताना है, और यहाँ पे साइन एक दिखाया गया है, ये क्या है, ये एक क्रॉसिंग है, ठीक है, और ये एक क्रॉसिंग है, और कोई इस पे पैदल यात्रा कर रहा है ना, पैदल यात्रा कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैदल यात्री क्रॉसिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैदल यात्रियों के क्रॉसिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 77 नंबर। दिया है, किन 3 कारकों से आग लग सकती है, तो आग लगने के लिए आपको पता होना चाहिए, पहला तो ईंधन होनी चाहिए, ईंधन, दूसरा कोई भी आग लगने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, और तीसरा जो होता है हीट, यानी कि ऊर्जा होनी चाहिए, हीट, यहाँ पे उष्मा होनी चाहिए, उष्मा। ये 3 चीजें होती हैं तो आग लग सकती है ना। अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है और आपके पास उष्मा है, तब भी आग नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहिए, उष्मा चाहिए और जलने वाला ईंधन भी चाहिए। मान लीजिए आपके पास लकड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, तब भी देखिए जो वातावरण है इसमें ईंधन के रूप में लकड़ी भी होता है और सूरज की रोशनी में उष्मा भी होती है, लेकिन जलता नहीं है ना। लेकिन जब हम लोग जलाते हैं तो ऑक्सीजन रहेगा तो वो जल जाएगा जब हम उसको जलाएंगे। और मान लीजिए उष्मा है, जैसे ईंधन हो गया, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम जब उष्मा नहीं देते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो ये 3 कारक होते हैं आग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। दिया हुआ है, कटिंग चीजल पर सिंबल गामा
कोड कौन क्या निर्धारित करता है? तो यहाँ पे गामा कोड आपको दिखाया गया है, ये क्या निर्देशित करता है ये बताना है। तो ये रेक कोड को निर्देशित करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर दिया है, धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसके आधार पर टूटे बिना इसे तार में बनाई जा सकती है। तो तार में बनाने की शक्ति को क्या कहते हैं? धातु को तार में खींचना तन्यता डक्टिलिटी कहलाता है। आघात वर्तनीयता किसे कहते हैं? तो धातु का वह गुण जिसे चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? तो ऐसा धातु का वह गुण जिसमें विरूपण करने पे यानी कि कोई भी प्रेशर देने पे अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, उसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए चित्र में डाल कैलिपर में माप पड़े। तो यहाँ डाल में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 25 से आगे यहाँ पे 26 के आसपास ये नंबर दिखाया गया है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 25, यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 और यहाँ पे देखिए, तो ये क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये कितने को डिनोट करेगा? 80 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 22, 24.8 के आसपास ये दिखाई दे रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर दिया, कौन सा वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर के स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है? एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है ये आपको बताना है। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा जो है वो है डायल। डायल के बिना बेवेल प्रोटेक्टर स्टॉक का काम ही नहीं हो पाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये फाइल से क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि आपका टूल्स हस्त औजार जो होता है हैंड टूल, उससे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे 82 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइल में मार्क किए गए एक्स का नाम आपको बताना है। यहाँ पे एक्स के रूप में दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है ना। तो ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे? तो इसे हम लोग बोलते हैं फेरूल। इसे क्या बोलते हैं? फेरूल। अब देखिए उसके बाद इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट हील कहलाता है, हील। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? एज कहलाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स के रूप में यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये क्या है? फेरूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये हैंडल आप लोगों को पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर दिया हुआ है, चिपिंग के दौरान चीजल के अक्ष और जाब की सतह के बीच का कोण का क्या नाम है? ठीक है। चिपिंग के दौरान चीजल के अक्ष और जाब की सतह के बीच का कोण क्या कहा जाता है? देखिए मान लीजिए कि ये जॉब है और ये चीजल है। ठीक है। ये छेनी है, ये क्या है? चीजल। चीजल मीन्स छेनी। ठीक है। थोड़ा उस टाइप का बना दूं। अब देखिए जाब की सतह के बीच का कोण, यानी कि चीजल से और जाब की सतह के बीच का कोण ये वाला है। तो इसी को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं झुकाव कोण। क्या बोला जाता है? झुकाव कोण। झुकाव का कोण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर दिया हुआ है, एक धातु का वह गुण क्या है? एक धातु का वह गुण क्या है जिसके कारण टूटने से पहले इसकी अस्थायी विकृति यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकती है। यानी कि एक धातु में आपको पता है ना, एक धातु है और यहाँ पे मान लीजिए इसे हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ पे ये फिक्स है। जब इस धातु को अगर हम लोग इस पे फोर्स देते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होगा? झुकाव के कारण बदलेगा और फिर विरूपण हो जाएगा। और विरूपण होने के बाद फिर अगर हम लोग फोर्स यहाँ से हटा लेंगे तो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन जब हम लोग अधिक फोर्स लगाते जाएं तो एक समय आता है कि ये मुड़ जाता है और जैसा मुड़ जाता है तो अब वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता ना। तो इसको क्या बोलते हैं? जिसके कारण तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं आता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। ठीक है। यानी कि विरूपण हो जाता है परमानेंट, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और अगर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है तो उसे इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि धातु का वह गुण जिसके कारण टूटने से पहले इसकी अस्थायी विकृति परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिखा रहा है जो वो ब्रिटलनेस दिखा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है। लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। अस्थायी विकृति हो सकती है। अस्थायी विकृति प्लास्टिसिटी होता है, लेकिन टूटने से पहले देखिए अगर ये भंगुरता मतलब यहाँ पे गलत आंसर दे दिया है
ठीक है, ये नहीं होगा। भंगुरता किसे कहते हैं, यहाँ पे तो कोई भी प्लास्टिसिटी वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, तो ये क्वेश्चन ही मुझे गड़बड़ लग रहा है। भंगुरता का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई ठोस पदार्थ जिस पे प्रेशर देने पे, दबाव डालने पे चूर चूर में बदल जाता है ना, यानी कि टूट जाता है छोटे छोटे कणों में, उसे भंगुर कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अस्थायी विकृति डिफॉर्मेशन हो सकती है, टूटने से पहले बोल रहा है, ठीक है, टूटने से पहले, इसलिए यहाँ पे भंगुरता नहीं होगा। भंगुरता का मतलब होता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोड़िए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, थोड़ा डाउट है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया है मुझे लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 85 नंबर दिया हुआ है, डेप्थ माइक्रोमीटर में मार्क किए गए एक्स का पार्ट के नाम बताना है। ये एक्स से दिखाया गया है, ये क्या है, कैप है, लॉक है, स्टॉक है या सिंबल है, तो ये क्या है, तो ये लॉक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 86 नंबर दिया गया है कि नीचे चित्र में दिखाई गई ड्रिलिंग मशीन का क्या नाम है। यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है, ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है या गैंग ड्रिलिंग मशीन है या बेंच ड्रिलिंग मशीन है या रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। तो ये मशीन पिलर के आकार में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पिलर बना हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पिलर ड्रिलिंग मशीन। पिलर ड्रिलिंग मशीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। सटीकता का मतलब यहाँ एक्यूरेसी से पूछा हुआ है, ठीक है, परिशुद्धता बोल सकते हैं, एक्यूरेसी, यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कितने अंश के कितना एक्यूरेसी होती है, तो 5 मिनट होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों को 5 मिनट आपको याद रखना है। ये देखिए, ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हैं मिनट का है, ये 1 अंश का है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बना हुआ है ना, तो डबल जो बना होता है वो सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर दिया है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक स्थान पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है वो है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा सरफेस, यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है वो स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर 100 और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1000 mm, यानी कि 1 मीटर में 1000 mm होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, सॉरी यहाँ 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दिया है, नीचे चित्र में दिखाए गए वी ब्लॉक का क्या नाम है। यहाँ पे वी ब्लॉक आपको एक दिखाया गया है, ये वी ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, तो वी ग्रुप वाला वी ब्लॉक है या सिंगल स्तर सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है या डबल स्तर। तो यहाँ देखिए सिंगल स्तर डबल ग्रुप, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डबल लेवल, यहाँ पे डबल लेवल बनाया गया 1 और 2, ये क्या हो गया पहला और दूसरा, तो इसे बोलेंगे डबल लेवल। और सिंगल ग्रुप, यहाँ पे देखिए एक ही ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, तो ये सिंगल ग्रुप, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डबल स्तर सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर दिया है, कौन सी सीट मेटल जंग कोरोजन और घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। कॉपर, ब्लैक आयरन, गैल्वेनाइज आयरन या एल्युमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम जो होता है ये सीट मेटल में कोरोजन और घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, यानी कि एल्युमिनियम पे कोरोजन नहीं होता है, जंग नहीं लगता, ठीक है, और ये घर्षण बहुत कम होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4Cl का इस्तेमाल करते हैं ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिवेट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यानी कि रिवेट को बनाने के लिए, रिवेट को मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो हम लोग रिवेट का जो माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, माइल्ड स्टील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर दिया है, बाएं वेल्डिंग लेफ्ट वार वेल्डिंग तकनीक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड को कितने कोण पे बनाए रखता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वेल्डिंग, ठीक है, लेफ्ट वार वेल्डिंग क्या होता है, ये मान लीजिए वेल्डिंग हो रहा है इस प्रकार, ठीक है, और इधर से फिलर रॉड डाला हुआ है, इधर से फिलर रॉड और इधर से ब्लो पाइप, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि
ये है ब्लो पाइप, ठीक है, यहाँ से फ्लक्स वगैरह निकल रहा है और ये क्लैंप किया गया है। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग किसे कहते हैं? तो जो लेफ्ट की तरफ चले, इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट, यानी कि जो राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाए उसे लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है तकनीक में ब्लो पाइप और फिलर राड को कितने कोण बनाए रखना चाहिए। तो इन दोनों को देखिए, ये फिलर राड मैंने बताया ना, ये फिलर राड है और ये ब्लो पाइप है, इनके बीच का कोण पूछ रहा है। तो कितने कोण बनाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 60 और तकनीक में ब्लो पाइप फिलर राड को और फिलर राड को कितना कोण बनाए रखना चाहिए, ठीक है। ये आपस में नहीं बोल रहा है, ये वाला कोण नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ब्लो पाइप और फिलर राड को कितना कोण बनाए रखना चाहिए, यानी कि ये सतह से बोल रहा है। ये यहां से क्वेश्चन, ये देखिए ये ब्लो पाइप है तो ये अपने जाब के साथ कितना कोण बनाएगा, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा और फिलर राड कितने का 30 डिग्री का कोण बनाएगा। आप फिटर थ्योरी फुल कोर्स देख लीजिएगा, वेल्डिंग कंप्लीट हो गया है। वेल्डिंग से एक भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं कर पाएंगे। आप वेल्डिंग जाकर पूरा फुल वेल्डर पढ़ाया गया है ना, वेल्डर की क्लास, और आगे भी क्लासें फिटर से चलाई जा रही हैं। तो आप लोग फिटर थ्योरी फुल कोर्स नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहां से वीडियो देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कारक आर्क वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग को निर्धारित करता है? तो आर्क वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग को निर्धारित जो करता है वो होता है इलेक्ट्रोड का व्यास। इलेक्ट्रोड का व्यास कितना है वो निर्धारित करेगा कि आर्क वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कितनी देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर दिया हुआ है, कौन सा शब्द स्क्रू के एक टर्न पूरे की अक्षीय मूवमेंट का वर्णन करता है? तो लीड जो होता है, एक टर्न स्क्रू घूमने की अक्षीय मूवमेंट जो होती है उसे लीड कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 97 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एक घटक की साइज 20 और यहाँ पे अपर डेविएशन 0.008 और नीचे लोअर डेविएशन कितना दिया हुआ है 0.005 का ऊपरी विचलन बोल रहा है। तो ऊपरी विचलन अभी आपको यहाँ पे देख के ही पता चल रहा होगा, ऊपर वाला अपर डेविएशन कहलाता है ऊपरी विचलन, अपर डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, और नीचे वाला लोअर डेविएशन बोला जाता है। तो ये क्या करेक्ट आंसर? अपर डेविएशन पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए अपर लिमिट पूछता है, अपर लिमिट हम 60 में लिख रहे हैं। अगर अपर लिमिट पूछ देगा तो जो यहाँ पे 20 वाला जो है, 20 क्या है? ये बेसिक साइज है, बेसिक साइज। ये ऊपर जो दिखाया जाता है वो अपर डेविएशन, नीचे वाला लोअर डेविएशन ना। अब देखिए 20 यहाँ पे अपर साइज है, बेसिक साइज है, प्लस जब भी अपर लिमिट पूछे तो बेसिक साइज प्लस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अपर लिमिट इक्वल टू बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन जोड़ते हैं तो बेसिक साइज 20 हो गया, अपर डेविएशन 0.008 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.008। ये क्या निकल कर आता है? अपर लिमिट निकल कर आता है। कभी कभी आपको क्या पूछ सकता है? अपर लिमिट और निम्न सीमा पूछ सकता है, यानी कि लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या होता है? बेसिक साइज प्लस क्या होता है? लोअर डेविएशन, प्लस लोअर डेविएशन कितना है 0.005, तो कितना हो जाएगा 20.005। यहाँ पे देखिए प्लस होता है तो प्लस है तो प्लस हो ही जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस हो जाता, प्लस माइनस माइनस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका सिर्फ ऊपरी विचलन पूछा हुआ है, तो सिर्फ अपर डेविएशन पूछा है तो वो 0.08 होगा। मैंने आपको अपर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, बेसिक साइज सभी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 98 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पढ़ेंगे। नीचे दिए गए असेंबली तकनीक में किस प्रकार का पार्ट दिखाया गया है? यहाँ पे कौन से पार्ट दिखाया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो पार्ट दिखाया गया है ये एक काटर दिखाया गया है आप लोगों को, ये काटर पिन, ठीक है। तो काटर पिन को दिखाया गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग किया जाता है। तो डोवेल का इस उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दो या दो से अधिक पार्ट को सटीक पोजीशनिंग देने के लिए डोवेल का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग।
दिया हुआ है कौन सा रख रखाव रिकॉर्ड किसी मशीन की कमीशनिंग का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे रख रखाव की रिकॉर्ड जो किसी मशीन की कमीशनिंग करता है वो होता है उपकरण रिकॉर्ड में के अंतर्गत। ठीक है, उपकरण रिकॉर्ड के अंतर्गत रख रखाव की रिकॉर्ड किसी मशीन की कमीशनिंग का उल्लेख रहता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर 2 कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में मैं मॉडल पेपर 3 लेकर आऊंगा जो कि आप लोगों को 101 से लेकर 150 क्वेश्चन चलने वाला है। और ये बिल्कुल मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। सक्सेस कैरियर ऐप पे जाकर आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट अभी से ज्वाइन कर लीजिए। अभी एग्जाम आप लोगों को आने वाला है, बाद में आप खोजने लगते हैं। देखिए यहाँ पे आएंगे वेबसाइट पे आप लोग आ जाइएगा, यहाँ पे आप लोग डालेंगे successcareer.classx.co.in। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी ट्रेड की मॉक टेस्ट और ई बुक एंड प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी पॉसिबल हो पाएगी, वरना एग्जाम टाइम में आपको समय नहीं मिल पाएगा। आप मॉक टेस्ट लेंगे, पूरे मॉक टेस्ट भी नहीं लगा पाएंगे। अभी लगाएंगे तो मॉक टेस्ट अभी लगाएंगे तो आपको सॉल्यूशन पता चलेगा, उसका नोट्स बनाएंगे। स्टडी मटेरियल कुछ दिया गया है यहाँ पे, आप लोग उस स्टडी मटेरियल को पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को बार्क के एग्जाम में काफी अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे, क्रैक कर सकते हैं ना। स्टडी मटेरियल बिल्कुल आप लोग पढ़िए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।